नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपनी डीआईजी रेंज बरेली की पोस्टिंग के समय की एक घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बात 25 फरवरी 2019 की है। थाना फरीदपुर, जनपद बरेली। थाने पर एक व्यक्ति अमरपाल सन ऑफ बदन सिंह, रेजिडेंट ऑफ कीरतपुर धीरी, फरीदपुर, ये थाने पर आए और इन्होंने कहा कि मेरा बेटा धीरेन्द्र उर्फ छोटू, उम्र करीबन 17 साल, और मेरा भांजा भूपेंद्र उर्फ लालू, उम्र करीब 21 साल। मेरे भांजे भूपेंद्र के पिता का नाम शिशुपाल, ये लोग रहने वाले पलथा सिरौली बरेली के हैं। और ये दोनों 21 तारीख यानी 21 फरवरी की शाम को घर से एक शादी अटेंड करने के लिए निकले थे और अभी तक घर नहीं लौटे। शाहजहांपुर में मीरान कटरा थाना क्षेत्र में किसी जगह पर इनके यहाँ कोई शादी थी, जहाँ शादी अटेंड करने के लिए निकले और वहाँ से वापस नहीं है। काफ़ी ना नुकर के बाद थाना फरीदपुर पर जीडी नंबर 24 25 फरवरी 2019 को एक गुमशुदगी दर्ज की गई। पहले तो आप जानते हैं, जैसे थाने पर आया होगा तो उन्होंने कहा कि साहब कब गया है? बोले 4 दिन हो गया। अरे भाई 4 दिन कहाँ चला गया? बोले साथ में भांजा भी था। अच्छा, दोनों साथ में गए हैं? फिर देखो दिल्ली बम्बई कहीं घूमने तो नहीं चले गए? इस तरह की बातें कह के मैंने आपको उसके पीछे कारण भी बताया था क्यों थाने पर इस तरह की टाल मटोल हुआ करती है। जब मैंने नौकरी शुरू की थी तब भी और आज भी ये बराबर हर साल लगभग 2 इस प्रकार के जीओ, चाहे पुलिस महानिदेशक महोदय के स्तर पर, चाहे शासन के स्तर पर, कि साहब एफआईआर करने में हीला हवाली न की जाए। एफआईआर लेकर जो भी उपस्थित होता है, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फर्स्ट इन टाइम एज पर सीआरपीसी जो भी लेकर उपस्थित होता है उसको दर्ज किया जाए। लेकिन ये आदत सी एक पड़ गई है, उन्हें थोड़ा काम कम करना पड़े, बोझ कम पड़े। हो सकता है 2-4 दिनों में टालने के बाद जिसकी गुमशुदगी लिखवाने आ रहे हैं वो लौट आए। इन्हीं सब कारणों से वो मना करते रहे। घर वालों ने कहा कि साहब मेरी एफआईआर लिख लीजिए, गुमशुदगी का क्या मामला है, 4 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं, हमें इसके पीछे कुछ फाउल प्ले लग रहा है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं लिख लूँगा, पहले मैंने अभी आपकी गुमशुदगी लिख ली है, आप दोनों की फ़ोटो ले आइए, हुलिया फिर से लिख के लाइए, क्या पहन के गए थे, क्या कैसे गए थे, ये फिर से लिख के लाइए, दोनों के मोबाइल नंबर ले आइए। ये कह के फिर लौटा दिया। खैर, जिसका बच्चा गायब है, जिसके घर के लोग गायब हैं, वो फ़ौरन फ़ोटो भी लेके आए, बाकी हुलिया भी लेके आए। और फिर उन्होंने जब, जैसे आप जानते हैं कि एफआईआर या गुमशुदगी जो कुछ भी होती है या एनसीआर, उसकी जांच किसी सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा को दी जाती है। उसी तरह से रूटीन में इस 2 गुमशुदगियों की जांच एक दरोगा जी को दे दी गई। अगले दिन फ़ोटोग्राफ, बाकी का हुलिया, ये सब लेके उनके घर वाले थाने पर पहुँचे। वो दरोगा जी वहीं मौजूद मिले जिन्हें जांच दी गई थी, क्योंकि जो आदमी एफआईआर करा रहा है, जो आदमी सूचना दे रहा है, वो उसको परसू भी करता है। जब दरोगा जी थाने पर दिखाई पड़ गए तो परिवार के दोनों लोगों ने कहा कि साहब इतनी बड़ी घटना हमारे यहाँ हो गई है, आज 5 दिन हो गए, घर के 2 बच्चे, जवान बच्चे, एक उसमें नाबालिग भी है, घर नहीं आया है, आप एक बार पूछताछ तो कर लेते, आप गांव में आ जाते, जहां इन लोगों का जाना बताया जा रहा है वहां पूछ लेते, आप थाने से नहीं निकले, ये बात ठीक नहीं है। दोनों परिवार के 15-20 लोग वहाँ पर आ गए थे और वो वहीं दरोगा जी की घेराबंदी करने लगे कि किसी तरह से दरोगा जी चलें और इसकी जांच शुरू करें। ये सब झिकझिक परिवार वालों से और दरोगा जी के बीच थाने में चल ही रही थी कि प्रभारी निरीक्षक और क्षेत्राधिकारी दोनों आ गए। ये मुख्य मार्ग का थाना है जो लखनऊ, सीतापुर होते हुए बरेली और दिल्ली को जाता है।
उस रास्ते पर बहुत ढेर सारे वीआईपी आते जाते हैं और उनको एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती है। ये झिकझिक देखी तो सीओ ने पूछा कि भाई आखिर क्या बात है। दरोगा जी को कहा कि आपने कल आपको ये गुमशुदगी की जांच मिली थी, अब तक आपने क्या कहा, क्या किया, कहाँ गए, इस बारे में आपने अब तक क्या सूचना इकट्ठा की। आप जिनका जिनका किसी दरोगा से वास्ता पड़ा होगा, चाहे वो पुलिस में हैं या पुलिस में नहीं हैं, दरोगा के पास किसी भी बात के 100 बहाने रेडीमेड मिलेंगे आपको। जो काम उसने नहीं किया है या जो उससे अपेक्षित था वो नहीं कर रहा है, या जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, किसी विवेचना के प्रोग्रेस के बारे में जानना चाहते हैं, आप एक सवाल करिए, आप एक बात पूछिए, वो 100 बहाने तुरंत बनाएगा। सीओ साहब ने, चूँकि एक तरफ पब्लिक के लोग भी थे, पब्लिक के सामने अपने पुलिस वालों को कुछ उल्टा सीधा कहना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जो कुछ भी कहना होता है उन्हें अलग से बुला के, डांट डपट के, उनकी जांच करा के, उनको हर तरह से घेर घार के अपने काम कराने से मतलब होता है। इसलिए उन्होंने धीरे से, सीओ साहब पुराने आदमी थे, उन्होंने आराम से पूछा कि अरे भाई कल से क्यों नहीं गए, तुम क्या करते रहे, ज़रा हमको भी बताओ। हम भी इसी थाने के सुपरवाइजरी अफसर हैं, सर्किल अफसर हैं, हम भी तो जाने कल तुम कहाँ बिजी थे। छूटते उसने पहला बहाना बताया कि साहब वो कल अदालत ने बुलाया था, फलां मुकदमे में अभियुक्त की बेल एप्लीकेशन पड़ी थी, उसका जवाब लेके जाना था। उनका चलो भाई ठीक है, आप जवाब लेके गए, पूरा दिन तो खड़ा नहीं कराया होगा, उसकी टाइमिंग होती है, आपने जवाब दाखिल कर दिया। हो सकता है अदालत ने आपसे कहा हो कि जब तक अदालत चल रही है आप यहीं पर रहें, 5 बजे अदालत उठ जाती है, आप उसके बाद कहाँ गए। उनका साहब वहाँ से निकले तो जो कटरा रेलवे क्रॉसिंग है उस पर बहुत ज़्यादा जाम हो गया था। और ये बात सही भी है, वहाँ अक्सर जाम लगा करता है और ये वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि किस दिन कितना लंबा और कितना चौड़ा जाम लगा था। उन्होंने कहा साहब वो मैं क्रॉसिंग पे चला गया था, 2 वीआईपी क्रॉस होने थे, तो उसमें साहब थोड़ा टाइम लग गया। उन्होंने कहा चलो वीआईपी क्रॉस हो गए, 10 बज गया, उसके बाद फिर आप थाने पर आए, फिर आपने क्या किया, क्या पता किया आपने। उनका साहब रास्ते में ही मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई थी, गैराज में मैं उसे छोड़ आया हूँ बनने के लिए। सीओ साहब भी हिम्मत नहीं हार रहे थे। उनका अच्छा कितना झूठ बोलोगे, कितने बहाने बनाओगे। उनका अच्छा ठीक है चलो आप पैदल आ गए थाने पर, थाने पर आकर आपने थाने वाली गाड़ी क्यों नहीं मांगी। उनका साहब इंस्पेक्टर साहब नहीं थे। उनका आप उनको फ़ोन से बता देते कि साहब इतना ज़रूरी ये हमको जांच मिली है, 2 बच्चे गुमशुदा हैं, दोनों जवान बच्चे हैं, दोनों के परिवार वाले 2 दिन से थाने पर भटक रहे हैं और हमें जांच करने के लिए जाना है। इंस्पेक्टर साहब कभी मना नहीं करते। अब दरोगा जी चुप, एक चुप हजार चुप। दरोगा जी को चुप होते देख के उन्हीं दोनों परिवारों में से एक बुजुर्ग ने आगे की बात कही कि दरोगा जी इसके पहले दूसरी कोई बात कहें। उन्होंने कहा सर मैं आपको सही बात बताऊं, जब से कल इनको जांच मिली है हम लोग थाने पर ही हैं और हम लोगों को भी इन्होंने बताया कि भाई मोटरसाइकिल हम कहाँ खड़ी करेंगे और अभी हमको अदालत जाना है, इस जगह जाना है, मोटरसाइकिल की स्पीड का आपको पता है। तो हम लोगों ने इनसे खुद ही कहा था कि हम अपनी गाड़ी ले चलते हैं, आपको जहाँ चलना हो वहाँ से चलिए, लेकिन कृपा करके चलिए, इसके बारे में कुछ जांच करिए, हम घर वालों का बहुत बुरा हाल है, रो रो के। लेकिन साहब ये 10 मिनट के लिए कहीं जाते थे, फिर चले आते थे, फिर जाते थे, फिर चले आते थे और कोई न कोई बहाना बना देते थे। कल ये कहीं जांच के लिए नहीं गए। ये बात बहुत ज़्यादा हो गई थी। उन्होंने कहा कि जब हमने ये कहा कि भाई हम गाड़ी भी लिए हैं आप चलिए, तो कहते भाई जाके पता करो, 4-5 दिन हो गया है, आ गया होगा, रिश्तेदारी में पता करो, देखो इसके पहले तो कभी नहीं भागा था, किसी लड़की से तो कोई चक्कर नहीं था, शादी बारात में अक्सर लड़कियों के पीछे लड़के भागने लगते हैं, तो इसको ज़रा देख लो अभी कौन सा पहाड़ टूटा पड़ रहा है, 2 लोग गए हैं, तो अभी तक कोई बुरी खबर होती तो आ जाती, तो क्यों तुम लोग इतना परेशान हो, ये कह के वो टाल दिया करते थे। सीओ साहब बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने एक जांच आदेशित की इस लापरवाही के लिए और इंस्पेक्टर और उन दरोगा जी से कहा कि आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं साथ में जांच के लिए चलूँगा। इंस्पेक्टर साहब को ये सीओ साहब को ये समझ में आ गया था कि इसमें कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कहीं आगे चल के पुलिस के लिए परेशानी का सबब न बन जाए। सीओ साहब उन लोगों को लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर जाना उन दोनों बच्चों ने शादी में जाना बताया था। वहाँ
जिनके यहाँ शादी थी उनसे पूछा गया कि भाई ये लोग बोले नहीं साहब ये तो हमें दिखाई नहीं पड़े। और लोगों से पूछा गया, जो नात रिश्तेदार मौजूद थे या जिन फ़ोन पर उपलब्ध थे उनसे पूछा गया। लगभग सभी ने मना कर दिया कि इन दोनों लड़कों को हम लोगों ने नहीं देखा। फिर चूँकि कस्बे की ही बात थी, कस्बे में ही जिस फोटोग्राफ़र ने वीडियोग्राफी की थी शादी की, उसको बुला के और उसे भी आगे पीछे करके देखा गया, लेकिन दोनों लड़कों का उस शादी में शरीक होना नहीं पाया गया। ये देख के सीओ साहब ने इंस्पेक्टर और थाने की सारी फोर्स को लेके वो दोनों बच्चों के घर भी गए। कितने बजे निकले थे, कहाँ से चले थे, ये पता लगा दोनों लगभग एक ही समय पर चले थे। बहुत रात हो गई, परिवार वाले साथ में थे। परिवार वाले थोड़ा संतुष्ट हुए कि चलिए पुलिस अपनी जगह से हिली तो सही। वहाँ से वापस आते ही सीओ साहब ने इंस्पेक्टर को बताया कि देखिए इसमें कोई बात बहुत गहरी लग रही है। छोटी मोटी बात होती, रंजिश की बात होती, बच्चे अपने से गए होते तो 18-19 साल के बच्चे हैं, इतना ज़्यादा पाचन शक्ति उनकी नहीं है कि वो 5-6 दिन तक घर वालों से कुछ छिपा सकें। अब तक उन्होंने बता दिया होता। तो कोई न कोई बात इसमें ऐसी गड़बड़ लग रही है जिसकी वजह से कल को हमें तुम्हें झेलना पड़ेगा कि एफआईआर क्यों नहीं की गई। वापसी में फ़ौरन इंस्पेक्टर ने उस गुमशुदगी को एफआईआर में तरमीम किया और क्राइम नंबर 130/19 पर धारा 364 यानी किडनैपिंग, अपहरण की धाराओं में एक मुकदमा दर्ज कर दिया। दरोगा जी के खिलाफ जांच का आदेश इंस्पेक्टर सीओ साहब ने दे ही दिया था और ये भी आदेशित किया कि इस गंभीर विवेचना जो अभी तरमीम हुई है अपहरण की, दो बच्चों के अपहरण की, इसकी विवेचना इंस्पेक्टर स्वयं करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी बरेली को बताया गया कि आपके यहाँ ये लोग गुमशुदगी लिखवा के आए थे और इस तरह से ये एफआईआर तरमीम कर दी गई है। चूँकि बॉर्डर का मामला है, मीरानपुर कटरा और फरीदपुर बिल्कुल बॉर्डर लगा हुआ है, तो रहने वाले वो लोग वहाँ के हैं, तो इसलिए इसको दिखवाया जाए। एसएसपी ने तुरंत कहा कि ठीक है, हम अपने यहाँ की क्राइम ब्रांच और सर्विलांस की टीम को तुरंत भेज देते हैं। पहले इनको ट्रेस करने का काम किया जाए, बाकी गुमशुदगी के संबंध में जो कुछ भी जिस किसी को करना हो वो अपना, जैसे पम्फलेट छपवाना, इश्तहार लगवाना, नोटिस चस्पा करना, दूरदर्शन में उसकी फ़ोटो को भेजना, अखबार में फ़ोटो और उसकी खबर को भिजवाना, एनसीआरबी डीसीआरबी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। बोले ये पूरा प्रोटोकॉल बाद में होता रहेगा, पहले सर्विलांस और क्राइम ब्रांच को भेजा जाए। दोनों थानों की मिली फोर्स, दोनों लोगों ने ढूंढना शुरू किया और सर्विलांस की टीम वहाँ पर पहुँच गई। उन दोनों लड़कों के नंबर गुमशुदगी के साथ घर वालों ने लिखाए थे, वो नंबर प्राप्त किए सर्विलांस की टीम ने और बाकी परिवार के और लोगों के नंबर भी सर्विलांस की टीम ने वहीं से घर वालों से ले लिए और उन पर काम शुरू किया। घर वालों ने बताया कि साहब गुमशुदगी तो सर्विलांस में के अधिकारियों ने बताया कि साहब गुमशुदगी तो 25 को लिखी गई है, लेकिन 21 तारीख को शाम ये दोनों एक साथ निकले हैं और उसके बाद इनका फ़ोन रात में लगभग 11 बजे के आसपास बंद हो गया दोनों का, जो आज तक नहीं खुला, नहीं चला। बात समझ में आ रही थी। घर वालों ने जो लिखाया था कमोबेश वो सही था कि इस तारीख को वो शादी में जाना बता के और वहाँ पर ये लोग गायब हो गए थे। इंटरमीडिएट के बच्चे थे, उनके सीडीआर के एनालिसिस में टीचर्स के नंबर, आपसी दोस्तों के नंबर और क्लास के लोगों के नंबर और कुछ एक आध दो सीनियर्स के नंबर, क्लास की कुछ लड़कियों के नंबर भी उसमें थे। 21 तारीख का गायब, 25 तारीख की गुमशुदगी, 27 तारीख की एफआईआर। अब आप देख लें कि घटना कब की, कब लोग थाने पर पहुंचते हैं, कैसे उनको टरकाया जाता, फाइनली कैसे एफआईआर लिखी गई। इसके बाद भी बच्चे का पता नहीं लग रहा था। तो ये तय हुआ कि दोनों बच्चों के सीडीआर में जिनके जिनके नंबर हैं, एक दिन पहले इन सब से बात कर ली जाए, हो सकता है इनसे कोई क्यों मिले। सारे नंबर इकट्ठा किए गए, उनके कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म्स
निकाले गए जिसमें फ़ोटोग्राफ और डिटेल होती हैं, उनको सबको एक एक करके बुलाया गया। किस समय की कौन सी बात उनसे हुई थी और क्या क्या बात हुई थी उसको समझने का प्रयास किया गया। और ज़्यादा इसमें साइकोलॉजिकल होता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, उनकी बातों को तुरंत मौके पर वेरीफाई भी कराया गया। उनमें से एक नंबर जिससे कुछ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई थी, लेकिन अगर किसी लड़के से 3 बार बात हुई है तो उस नंबर से 5 बार बात हुई थी, और घटना के एक दिन पहले भी उस नंबर से बात हुई थी। उनको भी बुलाया गया। पहले तो फ़ोन किया गया, फ़ोन पर कोई इंद्रपाल यादव नाम का व्यक्ति मिला। उसने बताया कि साहब हम क्लास में उसके पढ़ते हैं, दोनों बच्चों के जो गायब हुए हैं, जिनका नाम था धीरेंद्र और भूपेंद्र, हम उनके क्लास में पढ़ते हैं। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे सब्जेक्ट्स कौन कौन हैं, तो वो गड़बड़ सड़बड़ हो गया। जब उससे पूछा गया तुम्हारा सेक्शन कौन है, तो उसने फ़ोन काट दिया। बार बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन की लोकेशन ली गई और लगा ऐसा कि कुछ इसमें दाल में काला है, कुछ गड़बड़ है। नंबर उसी का है, लेकिन वो इस तरह की बात क्यों कर रहा है कि मैं क्लास में पढ़ता हूँ, और जबकि वो क्लास में पढ़ता नहीं था। उसने फ़ोन बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। फ़ौरन शाहजहाँपुर के कस्बा मीरानपुर कटरा, जो वहाँ के मोहल्ला अहिरान जो कटरा थाने का है, वहाँ फोर्स थाने की भेजी गई कि इस आदमी को इसके पते पर, जहाँ पर ये रह रहा है, जो पता कैफ में दिया हुआ है, वहाँ से इसे थाने पर लाया जाए। पूरी फोर्स थाने की वहाँ मकान पर गई तो वहाँ घर पर ताला बंद था। पड़ोसियों ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले पूरा परिवार एक बोलेरो में बैठकर यहाँ से चला गया है। लोगों ने पूछा इंद्रपाल किस क्लास में पढ़ता है, तो लोगों ने कहा साहब इंद्रपाल तो कब का पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है उसने, और वो तो बोलेरो चलाता है टैक्सी के रूप, उसी से अपना जीवन यापन करता है। फिर ये उसका नंबर पूछा गया, लोगों ने फ़ौरन उसका नंबर भी बता दिया। वो नंबर वो नहीं था जिस पर क्राइम ब्रांच के लोगों ने बातचीत की थी। जिस नंबर पर क्राइम ब्रांच के लोगों ने बात की थी, उसके बारे में पूछने पर, काफ़ी पूछने पर, पड़ोस की एक लड़की ने बताया कि ये नंबर तो इंद्रपाल की बहन उमा का है, ये नंबर मेरे पास भी है और वो इंटरमीडिएट में पढ़ती है। अब थोड़ा सा आंखों में चमक आई पुलिस वालों के कि लड़की है, इंटरमीडिएट में पढ़ती है, फ़ोन से बात होती रहती है, बाकी भी उसी क्लास के बाकी भी लोगों के, लड़कों के नंबर हैं, और वो दोनों नंबर जब से बंद हैं उसके बाद से ये नंबर भी बंद है। पुलिस को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। ये पता लग गया कि अब कुछ न कुछ इसी सूत्र से या इसी जगह से पुलिस को लीड मिलेगी। हालांकि जितना भी ये काम, जितना भी ये कार्यक्रम, पूछताछ, दबिश, रेड, बुलाना और जानकारी करना, CDR निकालना, ये सब घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेके किया गया। हर पूछताछ के समय उनका कोई जिम्मेदार आदमी मौजूद रहता था कि अगर वो कुछ इस बारे में बताएंगे तो उसको घर वाले वेरीफाई कर सकें। किसी ने अगर ये कहा कि नहीं साहब ये नंबर तो मेरी इनसे बात नहीं हुई थी, उनके लड़के के बड़े भाई हैं या उनके पिताजी फला नाम है, बीज के सिलसिले में या किसी सिलसिले में बात हुई थी, तो घर वाले उसको वेरीफाई कर सकें कि हाँ साहब ये बात हुई थी। तो जो लोग परिवार के थे उनको पुलिस पर, पुलिस की मेहनत पर या पुलिस की बाद की कार्यप्रणाली पर कोई शक नहीं था। और ये बात में ऐसा CO ने और वहाँ के SP ने कहा कि आप लोगों ने इतनी लापरवाही की है, अब इस तरह की कोई लापरवाही न हो, दोनों परिवार के लोगों को अपने साथ में रखिए और उनको पूरे कॉन्फिडेंस में रखिए। लेकिन फिर भी पुलिस पर दबाव का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 21 तारीख को 2 लड़के 17 और 19-20 साल के वो गायब हैं। 28 तारीख हो गई है, कुछ पता नहीं लग रहा है। परिवार वाले तो साथ में हैं, लेकिन बाकी लोग जिनको जिंदाबाद मुर्दाबाद में मजा आता है, उनका काम अपनी रफ्तार से शुरू हो चुका था। इसलिए
दोनों ज़िलों को, बरेली को और एसएसपी बरेली को और एसपी शाहजहाँपुर को, दोनों को मैंने कहा कि आप इसको अलग अलग ना समझें, आप इसको एक तरह, और बाकी जो हमारी रेंज की जो टीम होती है क्राइम की, उसके भी अच्छे सब इंस्पेक्टर्स उनको दे दिए गए। इसको लग के ढूंढिए, पता तो लगे कि ये दोनों बच्चे कहाँ हैं, जिंदा भी हैं कि इनके साथ कोई घटना हो गई है। प्रगत के बारे में पूछा गया तो ये बताया गया कि साहब ऐसे ऐसे एक फ़ोन नंबर था उसमें जिसमें एवरेज से थोड़ा ज़्यादा बात हुई थी, हालांकि बात की ड्यूरेशन बहुत कम थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने उठाया था उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और उसके घर पर ताला लगा हुआ है। दोनों जिलों की टीमों को कहा गया कि हर हाल में इस व्यक्ति को या इसके परिवार के सभी व्यक्ति, परिवार की पूरी जानकारी इकट्ठा हो गई थी, किसी भी तरह से इसको गिरफ्तार करें, ले आएँ, पूछताछ करें कि आखिर क्यों भागा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। आखिरकार 1 मार्च को इंद्रपाल पकड़ा गया। बहुत छकाया पुलिस को इसने, लेकिन पकड़ा गया, थाने पर लाया गया। उससे पूछा गया कि उसके पिता वीरपाल और उसकी बहन उमा कहाँ पर है। उसने जहाँ बताया वहाँ पर तुरंत पुलिस टीमें भेज दी गई, इंस्पेक्टर महिला थाना को उमा को ले आने के लिए और बाकी थानों की फोर्स को वीरपाल को लाने के लिए भेजा गया। अब आप सोच सकते हैं कि इंद्रपाल मिला, 9 दिन से परेशान पुलिस, 9 दिन से परेशान क्राइम ब्रांच और सर्विलांस के लोग। जैसे ही वो क्राइम ब्रांच में आया, पुलिस टूट पड़ी। और आप समझ सकते हैं कि जब 50% से ज़्यादा ये अंदाज़ा हो कि जो कुछ है इसी के पेट में है, जो कुछ जानता है यही जानता है, लीड मिलेगी तो इसी से मिलेगी और कोई चारा नहीं है, ऐसे में पुलिस का व्यवहार थोड़ा वेवर्ड हो जाता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो बहरहाल सत्य बोलक यंत्र का भी प्रयोग करना पड़ा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस यंत्र के प्रयोग में रक्तस्राव कभी कभी होने लगता है, लेकिन इंद्रपाल उसको भी बर्दाश्त कर गया। लेकिन बहुत देर तक बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी। उसके बाद जब वो टूटा तो उसने पूरा किस्सा बताया। इसी बीच में उमा और उसके पिता वीरपाल भी आ गए थे। उसने बताया कि 21 फरवरी को हम लोग, पूरा परिवार हमारा, एक शादी में बरेली गया था। चूँकि मेरी बहन उमा का अगले दिन इंटरमीडिएट का पेपर था, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। इसी बीच उमा भी आ गई। इंस्पेक्टर महिला थाना ने उससे बातचीत की। उसने बिल्कुल एक भी शब्द बिना छिपाए सब चीज़ें इंस्पेक्टर महिला थाना को बता दी। इंस्पेक्टर महिला थाना वहाँ आई जहाँ इंद्रपाल से पूछताछ हो रही थी। उसने बताया कि साहब सीडीआर के हिसाब से भी, और उमा ने भी ये बताया है कि 20 तारीख की शाम को मैंने फ़ोन किया था भूपेंद्र को। और भूपेंद्र से ये कहा था कि तुम धीरेन्द्र को लेके मेरे यहाँ आ जाना, कल मेरा पूरा परिवार एक शादी में बरेली चला जाएगा, मैं घर पर अकेली रहूँगी। उसने ये भी बताया कि धीरेन्द्र से मुझे लगाव हो गया था, मेरी क्लास में ही था, भूपेंद्र भी मेरे क्लास में ही था। हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग कॉलेज में ही मिलेंगे, फ़ोन पर कम बातचीत करेंगे। उमा का मोबाइल फ़ोन उसके घर वाले भी इस्तेमाल करते थे और धीरेन्द्र भूपेंद्र के घर वाले उसका फ़ोन बराबर चेक किया करते थे। उनको शक था कि ये किसी से बात करता है, इसलिए दोनों लोग फ़ोन पे। यही वजह है कि सीडीआर में ये चीज़ बहुत रिफ्लेक्ट नहीं हुई थी, बहुत एवरेज बातें छोटी छोटी 1-2 हुई थी। तो कोई और चारा न देख के उमा ने धीरेन्द्र को फ़ोन किया था और ये कहा था कि भूपेंद्र को फ़ोन किया था कि धीरेन्द्र को लेके मेरे घर पर आ जाना और कोई नहीं रहेगा, मैं अकेली हूँ घर पे। 21 की शाम को रात में ये लोग चले, रात में 9 बजे करीब ये दोनों घर पर आ गए। वहीं ये बातचीत करते रहे
धीरेन्द्र को बाहर नज़र रखने के लिए कहा गया कि कोई रिश्तेदार या कोई बाहरी आदमी ना आ जाए, क्योंकि घर वाले तो सुबह लौटेंगे। शादी में लड़की विदा होने के बाद सुबह 6-7 बजे लौटेंगे। लेकिन अचानक रात में 1 बजे बोलेरो से इंद्रपाल और वीरपाल यानी उमा के बाप और उसका भाई दोनों बोलेरो से आ गए। इसके लिए धीरेन्द्र तैयार नहीं था। धीरेन्द्र फौरन बिना कोई आवाज़ किए हुए भीतर की तरफ भागा। हेडलाइट में पिता पुत्र ने देख लिया कि कोई लड़का भीतर की तरफ भागा है। वो भी लपक के भीतर गए। भीतर देखा उन्होंने कि एक कोने में भूपेंद्र और उमा खड़े हुए थे। भूपेंद्र के सामने उमा खड़ी हो गई थी, दोनों हाथ फैलाए हुई थी। वो जानती थी कि मेरे बाप और भाई जब भीतर आएंगे तो इसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। वीरपाल ने घुसते ही पूछा, ये कौन है? उमा ने कहा कि मेरे साथ पढ़ता है। ये इतनी रात यहाँ क्या कर रहा है? उमा चुप हो गई। वीरपाल और इंद्रपाल ने फौरन भूपेंद्र को खींच लिया, उसका सिर दीवार पर दे मारा, बार बार चोट पहुंचाई। जब वो बेहोश हो गया, नीचे गिर गया, तो उसके गले में रस्सी से उसका गला कस के उसे मार डाला। जब ये लोग ज़मीन पर उसके शरीर को उसको लिटाकर उसके गर्दन में रस्सी कस रहे थे, तो इनकी निगाह उमा के बेड के नीचे एक और लड़के पर पड़ गई। उसका पैर बाहर थोड़ा दिखाई पड़ गया, उसको भी खींचा उन्होंने। वो धीरेन्द्र उर्फ छोटू का पैर था। बाहर निकलते ही वो जैसे ही उसने, चूँकि उसने भूपेंद्र का मरना, भूपेंद्र का गला कसना, भूपेंद्र को चोट करना सब आँखों से देखा था, वो जान गया उसके साथ क्या होगा। वो चिल्लाया और इसी बीच उमा उसके ऊपर गिर पड़ी, टूट पड़ी उस पर। उसको चोट न पहुँचे, उसको कोई मारे नहीं, इसके लिए उसको उठाकर उमा के मुंह में उसके पिता ने गमछा ठूस दिया ताकि ये बोल न सके। और जिस तरह से इन लोगों ने मारा था उसको, भूपेंद्र को, उसी तरह धीरेन्द्र का भी गला कस के उसे मार दिया। जब दम घुट रहा था उमा का, तो उसके भाई यानी इंद्रपाल ने मुंह से गमछा निकाल लिया कि मर जाएगी। दोनों के मृत शरीर को स्ट्रॉबेरी की खेती में जो बड़े लंबे लंबे पॉलीथीन इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें लपेट दिया। उनकी घड़ी, मोबाइल, जूते, जो कुछ भी वहाँ और बाकी चीज़ें थीं, उन सबको दोनों को इकट्ठा करके एक पॉलीथीन में करके उसको भी ले लिया। और लिपटी हुई दोनों लाश और उन कपड़ों को बोलेरो से लेकर वो आगे घर से निकल गए। फर्रुखाबाद रोड पर ले जाकर थाना अल्लाहगंज, जनपद शाहजहाँपुर में रामगंगा नदी से दोनों लाशों को अलग अलग जगह नदी में फेंक दिया। ये बात सुन के सब सन्न रह गए। कुछ उमा की बात, कुछ वीरपाल की बात, कुछ इंद्रपाल की बात। फौरन रात में ही उन दोनों को बिठा के नदी पर जहाँ से फेंकना बताया था वहाँ पर पहुँच गए। आसपास के लोगों की मदद ली गई और थोड़ी देर में ही भूपेंद्र की पन्नी में लिपटी हुई लाश और भूपेंद्र और धीरेन्द्र दोनों का सामान बरामद हो गया। धीरेन्द्र की लाश उस जगह नहीं मिली जहाँ पर उसको फेंकना बताया गया था। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। 17 साल और 21 साल के 2 बच्चे कच्ची उम्र में ही प्यार की बलि चढ़ गए। पुलिस पर बहुत दबाव था कि उमा को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है पुलिस। पुलिस के अपने तर्क थे कि वो क्राइम में शामिल नहीं थी। दोनों मृतकों के परिवार का कहना था कि ये क्राइम की जानकारी तो थी, उसे बताना चाहिए था, उसने छिपाया, इसलिए उसे जेल भेजना चाहिए। पुलिस के पास अपना तर्क था कि घर वाले उसके साथ साए की तरह चिपके हुए थे, उसे किसी से बात नहीं करने देते थे और ये कहते थे कि अगर बात गई बाहर तो उसका भी वही हश्र करेंगे जो उन दोनों का किया है। उन दोनों बच्चों का जो हश्र हुआ था वो उमा की आंखों के सामने हुआ था। वो कैसे भूल सकती है वो ट्रॉमा, वो सदमा। इसलिए उसका गिरफ्तार किया जाना उचित नहीं होगा। वैसे इस प्रकरण में उमा की गलती थी
या उन दोनों बच्चों की। मैं आज तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। बहुत ढेर सारे तर्क किसकी गलती थी उसके पक्ष में भी हैं और उसके विपक्ष में भी हैं कि लड़के क्यों गए, लड़की अकेली थी। दूसरा पक्ष ये कहता है लड़की ने बुलाया था, दोनों में प्रेम संबंध थे। तो किसकी गलती का निर्धारण करें, सिवाय इसके कि परिवार की गलती जरूर है इसमें। जो कुछ भी हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ होगा। न उमा के परिवार वालों ने इस पर ध्यान दिया, न धीरेन्द्र और भूपेंद्र के परिवार वालों ने इस पर ध्यान दिया। ये कतई एक दिन की परिणति नहीं है। अगर परिवार ने इस पर कांस्टेंट नज़र रखी होती तो हो सकता है इन दोनों बच्चों की जान बच जाती। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।